इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन से पहले मैंने आपको समझाया यहाँ बोर्ड पे कि हॉरिजेंटल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है और फिर इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। अच्छा देखिए, ये जैसे मेरे पास स्केल है या ये आपके जो डेस्क का टॉप है जिस पे आपने अपनी कॉपियाँ रखी हुई हैं, तो नीचे ज़मीन है, ये ज़मीन के साथ यूँ है। ये स्केल अगर मैं ज़मीन पे लिटा दूँ तो ये मेरा हाथ ज़मीन है, ये स्केल पड़ा हुआ है, ये इसको उठा भी दूँ जैसे आपका डेस्क उठा हुआ है, तो हम कहेंगे ये हॉरिजेंटल सरफेस है, ज़मीन के पैरेलल हैं। ज़मीन के क्या है? तो ये तख्ता अगर मैंने ज़मीन पे उठाया हुआ है या ये टेबल है, ये टेबल की टॉप है, तो ये टेबल की टॉप भी हॉरिजेंटल सरफेस है, ये तख्ता भी हॉरिजेंटल सरफेस है। हम कहते हैं ये एंगल कितना बना रहे होते हैं, 0 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना है, यानी इसका जो टॉप है वो ज़मीन के साथ पैरेलल है। इनको क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन। प्लेन क्या होता है, कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 2 साइड्स हों। जैसे कॉपी का पेज है ना, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ये दीवारें ले लें, फर्श ले लें, छत ले लें, सबकी क्या है, 2-2 साइडें। तो इस कमरे में 6 प्लेन हैं, राइट वाली दीवार, लेफ़्ट वाली दीवार, सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, छत और फर्श, 6 प्लेन है। सही है। ये अगर सिर्फ इस तख्ते को आप देख रहे हैं, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी क्या है, प्लेन है। ये वाइट बोर्ड भी क्या है, प्लेन है। तो अगर प्लेन किसी प्लेन को आपने ज़मीन पे रख दिया, सीधा लिटा दिया, तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल प्लेन। क्या कहलाता है, यानी उसका एंगल 0 होता है। और अगर मैं इसको खड़ा कर दूं ज़मीन पे 90 डिग्री, ये क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन। अब ना मैं इसको लिटाऊं ना मैं खड़ा करूं, मैं दरमियान वाली सिचुएशन, ये मेरा हाथ ज़मीन है, जिस तरह सीढ़ी आप रखते हैं ज़मीन पे, ये कहलाता है इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या कहलाता है, तो अ प्लेन सरफेस दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से हमारा ज़मीन है, इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। ये जो थीटा होना चाहिए 0 से नॉर्मली बड़ा होता है, 90 से छोटा, तो ये हमारी क्या बन गई, इंक्लाइंड प्लेन। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन, क्या ख़ास बात है इंक्लाइंड प्लेन में? हाँ भाई, दिमाग ख़राब हो गया क्या हो गया, ऊंची आवाज़ में बोलो ना यार। ये देखिए, ये भाई प्लेन पड़ा हुआ है सरफेस पे, हॉरिजेंटल। अब मैंने इसको क्या किया, एंगल बनाया। क्या किया मैंने, अब ये सिक्का नज़र आ रहा है सबको, सिक्का क्या कर रहा है, हरकत नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, चला गया, मोशन हो गई, मोशन ही तो पढ़ रहे हैं। क्यों हुई है मोशन, किसी फोर्स ने इसको नीचे खींचा। अभी बताया, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में मोशन। तो ये मोशन किसी फोर्स की वजह से हुई है, उसने इस बॉडी को मूव कराया है, तो हमने इसको समझना है। इसकी भी डेली लाइफ में क्या है, काम है, एप्लीकेशंस हैं, वही नहीं पढ़ रहे दिमाग ख़राब करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब इस टॉपिक को समझने के लिए ये तो समझ आ गया। मैंने आपको कहा, देखें एक बात याद रखें, वेट जो है ज़मीन पे परपेंडिकुलर आता है। ये मैंने अगेन मास टेबल पे रखा हुआ, तो मैं कहूँगा वेट की डायरेक्शन कहाँ है, सीधी नीचे, यानी ज़मीन के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, टेबल के परपेंडिकुलर। यानी ये मेरा हाथ अगर सरफेस है तो ये R है और ये W है। अब अगर मैं ये हाथ टेढ़ा करूँगा तो यार मुझे भी देख लो यार, हैं कोई डांस कर रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। ये हाथ अगर मैंने सीधा पकड़ा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है वेट, लेकिन अगर मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा है वेट वैसे ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर मेरा हाथ यूँ हो जाएगा तभी तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर परपेंडिकुलर होगा, वरना तो नहीं होगा। आपकी सरफेस चेंज होगी तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन भी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर है। कौन गुजर रहा है यार, कौन, सबकी नज़रों में जा रही है। जबकि वेट जो है वो ज़मीन के परपेंडिकुलर, तो ज़मीन तो अपनी जगह पे, तो वेट की डायरेक्शन चेंज इसकी होगी।
तो जब इंक्लाइंड प्लेन पे आपने इसको रख दिया, वेट तो वही है डाउनवर्ड, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन अब यूँ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के साथ अभी भी 90 डिग्री है। ये ज़मीन के साथ 90 डिग्री है, ये प्लेन के साथ 90। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? अभी मैंने आपको सिक्का दिखाया, सिक्का नीचे जा रहा था, तो अगर तो ये वेट की वजह से मूव करता, अगेन वो सिक्का मैं दोबारा रख देता हूँ इस पर, अगर ये सिक्का वेट की वजह से मूव करता तो वेट तो ये रहा, वेट तो इसको लेके जाता नीचे, ये तो नीचे नहीं गया। अगर ये सिक्का मूव करता नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, तो नॉर्मल रिएक्शन तो इसको लेके जाता ऊपर, ये तो ऊपर भी नहीं गया, ये तो इधर गया। तो इसका मतलब है वेट और नॉर्मल रिएक्शन इसको मूव नहीं करा रहे। फिर कौन करा रहा है भाई? जादू हो गया ये तो। ये जादू नहीं हुआ चंदा, इसीलिए तो ये समझाया था आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अभी कुछ हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले, याद है क्या थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? ये मैंने दोबारा बना दिया। अगर एक्स और वाई एक्सिस के साथ एक फोर्स एफ है और वो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो अपने कहा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स पे होगा, दूसरा ये जो थीटा एंगल बना रहा है जिस एक्सिस पे, ये वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अब उसका नाम कुछ भी हो, वो था एफ कॉस थीटा, दूसरे वाला क्या होगा? साइन। सब की समझ में आ गया? अब इधर देखो, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये यहाँ कोई एंगल बना रहा है थीटा ज़मीन के साथ। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन के साथ मैंने कहा मेरा एक्स एक्सिस है, प्लेन के साथ ये मेरा एक्स एक्सिस है, और इस पे जो परपेंडिकुलर है वो मेरा वाई एक्सिस है। जो एंगल यहाँ थीटा बन रहा है वही एंगल वेट यहाँ भी बनाता है। ये हम देख लेंगे अगले लेक्चर में कैसे। यानी इस एक्सिस के साथ वेट का जो एंगल है वो भी क्या है? थीटा। तो ये कंडीशन आ गई। अब एफ आपका क्या है? वेट है। ये आपका एक एक्सिस है, ये आपका एक्स और वाई है, एक्स ये बहरहाल ये एक है और ये दूसरा है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अभी मैंने आपको समझाया वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो किस में होगा? कॉस में। वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, एक कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा, वो कॉस वाला होगा, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू कॉस। दूसरे एक्सिस पे जो आएगा, जो दूसरे एक्सिस पे आएगा वो क्या होगा? साइन। वो क्या होगा? साइन। जब हमने कंपोनेंट बना लिए, वेक्टर डब्ल्यू समझो अब नहीं है, जब ही तो कंपोनेंट निकालते हैं। जो काम डब्ल्यू अकेले कर रहा था वो ये काम दोनों करेंगे। अब डब्ल्यू नहीं है, जब डब्ल्यू नहीं है तो चार फोर्स, तो आर है, डब्ल्यू कॉस थीटा है, डब्ल्यू, और अगर बॉडी नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी तो इसकी मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर होगी। फ्रिक्शन ऊपर, एक बॉडी दूसरी बॉडी में मूव कर रही है, फ्रिक्शन होगी, तो चार फोर्सेस हो गई, चार फोर्सेस हो गई। अगेन बॉडी ना तो ऊपर जा रही है, ना तो आर मूव करा रहा है, ना डब्ल्यू कॉस थीटा। तो इसका मतलब है आर और डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल। इस एक्सिस में जिसको हमने वाई का है, नेट फोर्स जीरो है, फोर्स बैलेंस है। फोर्स क्या है? बैलेंस है। जब ये नीचे मूव करना शुरू करेगा उस वक्त डब्ल्यू साइन थीटा ग्रेटर हो जाएगा फ्रिक्शन से। कल समझाया भी था, डब्ल्यू साइन थीटा फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब ये नीचे मूव करना शुरू कर देगा। जब ये रेस्ट में था, अभी मैंने आपको दिखाया भी, उस वक्त क्या हो रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। जो डब्ल्यू साइन थीटा थी वही स्टैटिक फ्रिक्शन थी, तो बॉडी मूव। लेकिन जैसे जैसे आप एंगल बना रहे हैं, डब्ल्यू एंगल बढ़ाते हैं तो साइन थीटा बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ेगा तो डब्ल्यू साइन थीटा, एक एंगल ऐसा आएगा कि डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू एफ से क्या हो जाएगी? बड़ी। फोर्स अब क्या होगी? अनबैलेंस। तो नेट फोर्स क्या लग जाएगी? डाउनवर्ड। और नेट फोर्स डाउनवर्ड है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है। तो बॉडी जो मूव कर रही है वो डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से मूव अभी है उसी डायरेक्शन में। क्लियर है सब? बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके हम डेरिवेशन अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है संडे को मैं क्लास लूँ, चलो देख लेंगे ना। लेकिन वो मैं फिर कह रहा हूँ, पिछला पढ़े एक्सेलरेशन
डिसलेरेशन, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है, फोर्सेस, ये सारे लेक्चर जो है ना आप बार बार सुने।